Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, और आज हम अपने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको आगे चलाएंगे। ठीक है, वी विल नाउ कैरी फॉरवर्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। ठीक है, वी विल कैरी फॉरवर्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ काफ़ी फ्यूचर डॉक्टर्स अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे फ्यूचर डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नेफ्रॉन की बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस है। नेफ्रॉन क्यों इम्पोर्टेंट है? नेफ्रॉन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ यूरिन फॉर्मेशन होना है। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर यूरिन फॉर्मेशन हैज़ टू टेक प्लेस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नेफ्रॉन को हम डिफाइन करते हैं बेसिक। ठीक है, नेफ्रॉन को हम डिफाइन करते हैं एज बेसिक। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नेफ्रॉन को हम डिफाइन करते हैं एज बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, ये होता है हमारी नेफ्रॉन की डेफिनेशन। क्या हम इसको कोई दूसरा नाम भी देते हैं? क्या हम इसको कोई दूसरा नाम भी देते हैं? हाँ जी, एनीवन? क्या इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं? हम इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑल्सो। ठीक है, हम इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, हम इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अच्छा बताओ, किसी भी किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? ठीक है, बताओ नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन अ किडनी। किसी भी किडनी में आपसे कह रहे हो 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी में। ठीक है, ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, और ये बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, इट इज़ द बेसिक। ठीक है, और इसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं।
ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, लिंक आज खुल नहीं रहा है मेरा, पता नहीं क्या चक्कर है। कमेंट्स भी नहीं नजर आ रहे हैं। कॉल करता हूँ मैं एक बार सचिन सर को। तब तक हम अपना कंटिन्यू रखते हैं, तब तक सचिन सर का मैसेज आएगा मेरे पास। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट आपको देख नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने सचिन सर को मैसेज कर दिया, अभी उनका आ जाएगा। ठीक, हाँ जी। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो आ ही नहीं रहा है मेरे सामने। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। चलो देखते हैं। केल्विन की साइट खुल रही है। पुराना क्या करूं? एक सेकंड रुको। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। चलो हम सचिन सर को फोन करते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक, अब देखो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका ग्लोमेरुलस, सॉरी बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, फिर आता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम पीसीटीबी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सेकेंड कॉइल ट्यूब्यूल, इसको हम डीसीटीबी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीसीटी। ठीक है, ये हो गई कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम डक्ट ऑफ बेलिनी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डक्ट ऑफ बेलिनी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डक्ट ऑफ बेलिनी। क्लियर हो गया?
ठीक है, ये हो गया नेफ्रॉन का डायग्राम। ठीक है, तो नेफ्रॉन बेसिकली होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, आ नहीं रहा है मेरा, पता नहीं क्या यूट्यूब पे नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, चलो छोड़ो, रख ही देता हूँ, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ फिर रख दूंगा। वो बार बार ना साइट खुल रही है। ठीक है, देखता हूँ। वाह, थैंक यू थैंक यू, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसने भेजा था मुझे? ओहो, थैंक यू। तभी तो मैं कहता हूँ आप लोग सब फ्यूचर डॉक्टर्स हो, और अब तो मुझे लग रहा है फ्यूचर इंजीनियर भी हो, टेक्नोक्रेट्स भी हो, आईटी स्पेशलिस्ट भी हो। सही है यार, सही है, अब खुल गया। मैं पता तब से जो मुझे लिंक भेजा गया था ओरिजिनली कैल्विन की तरफ से, मैं उस पर क्लिक क्लिक क्लिक, वो कैल्विन की साइट खुल रही थी जाके, फिर क्लिक क्लिक क्लिक, फिर कैल्विन की साइट खुल रही थी जा करके। ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सरफराज, थैंक यू अंशिका, सदाफ, प्रशांत, सबके लिए थैंक यू, विवेक, थैंक यू सो मच। अब खुल गया लिंक, है ना? अब मैं आपकी चैट देख पा रहा हूँ। विश्वजीत कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, सरफराज कह रहे हैं ब्रदर टू ही भेज दे, प्रशांत कह रहे हैं ना नहीं है, सरफराज कह रहे हैं सर ऐसा मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, श्लोक कह रहे हैं गुड, शान्या कह रही है यस सर, सरफराज कह रहे हैं सर के फेवरेट बच्चों ने। अब मुझे डायरेक्ट नज़र आ रहा है, मतलब पहले नज़र ही नहीं, लिंक ही नहीं खुल रहा था यूट्यूब पे, मैं बस अपने बाल ठीक कर रहा हूँ और कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं लिंक जो ओरिजिनली मुझे भेजा गया था मैं उसे ऑन करता था तो मैं देख रहा हूँ बस मैं अपने बाल ठीक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, है ना? और आप लोग की ना चैट नज़र आ रही है ना लाइव नज़र आ रहा है। अब जैसे इस लिंक पे क्लिक किया मैंने, तुरंत मैं आपके सामने आ गया। थैंक यू सो मच। यस, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड सरफराज, शिवानी, श्रवण, निधि, गुंजन, अंशिका, यस। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, और मुझे पता है कि जब मुझे कभी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में आगे, तब भी आप मेरी हेल्प करोगे। आई नो वेन एवर आई विल फेस प्रॉब्लम यू विल हेल्प मी। ठीक है, ग्लो अप हर्षित, हिमांशु, अंशिका, है ना? प्रॉमिस मी कि जब मुझे कभी लाइफ में आगे भी प्रॉब्लम आएगी, मेडिकल की, टेक्नोलॉजी की, आईटी की, तब भी आप लोग मेरी हेल्प करोगे। यस हिमांशु, यस संध्या। चलो तो नेफ्रॉन हमने लिखा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को हम ऑल्सो कॉल्ड यूनिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, श्रान्या, रैनी, विवेक, विधि, तान्या, गुंजन, हम एक फैमिली, वी आर वन फैमिली, ऑल्सो कॉल्ड यूनिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और याद रखना 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। ठीक है, इसका ये डायग्राम आपके सामने है, ये है पीसीटी, है ना? ये है पीसीटी, जिसको इसने फर्स्ट कॉइल ट्यूब्यूल लिखा है, ये एक्चुअली पीसीटी है। ठीक है, और जो इसने सेकेंड कॉइल ट्यूब्यूल लिखा है ये एक्चुअली डीसीटी है। ठीक है, ये एक्चुअली डीसीटी होता है। बाउमन्स कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये एक टिपिकल नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, और नेफ्रॉन वो साइट होती है
इट इज द साइट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बिल्कुल, अभी सरफराज आ जाता हूँ मैं, 1 मिनट में आता हूँ सरफराज। ठीक है, 1 मिनट बता रहा हूँ। नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है, इज द साइट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन याद रखना साइट होता है यूरिन फॉर्मेशन की। ठीक है, नेफ्रॉन साइट होता है यूरिन फॉर्मेशन की। अगर हम ना सरफराज नेफ्रॉन को ऐसे काट दें, ठीक है, फिल्ट्रेशन अभी बता रहा हूं मैं। अगर हम ना नेफ्रॉन को ऐसे काट दें, देखो हमने ना नेफ्रॉन को ऐसे काट दिया, देख रहे हो आप, तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना ये कॉर्टेक्स है, नीचे वाला पार्ट मेडुला है। अगर हमने नेफ्रॉन को काट दिया तो ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है और नीचे वाला पार्ट मेडुला है। मतलब कॉर्टेक्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया? कॉर्टेक्स हैज बाउमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, ये एक ही है। इसके अंदर बाउमेन्स कैप्सूल है ना, पीसीटी है और डीसीटी है, ठीक है। और मेडुला के अंदर मेडुला हैज लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला के अंदर है, ठीक है। एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ बेलिनी, ठीक है, ये भी मेडुला के अंदर ही है, ये भी मेडुला के अंदर ही जाती है। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखी है लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे होती है। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, यहाँ पे नहीं होती है, ये यहाँ पर होती है। हाँ सर, नेफ्रॉन के कंपैरिजन मेडुला और कॉर्टेक्स काफ़ी बड़े हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अच्छा देखो, तो कॉर्टेक्स में क्या क्या है सरफराज, है ना, कॉर्टेक्स के अंदर है बाउमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, और मेडुला के अंदर क्या मौजूद है? लूप ऑफ हेनले एंड डक्ट्स ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी, बेलिनी, BELLINI, BELLINI, बेलिनी, डक्ट्स ऑफ बेलिनी, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, अब हम देखते हैं यूरिन कैसे बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन जरूर आता है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अभी नया टॉपिक आ गया है हमारे सामने, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। और यूरिन फॉर्मेशन आपको पता है नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जरा बता दो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरे नंबर पर होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, और तीसरे नंबर पर होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीसरे नंबर पर होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। अब देख लो, ये आ गया आपका नेफ्रॉन,
ये आ गया आपका नेफ्रॉन, ये आ गया बाउमेंस कैप्सूल, ये हो गया पीसीटी, ये हो गया लूप, ये हो गया डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हो गया? ये नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया जो अभी अभी हमने देखा था। ठीक है, और ये आ गई ब्लड वेसल। हमने पिछली बार देखा था एक रीनल आर्टरी हाइलम के थ्रू किडनी में घुसती है, ठीक है। हाँ क्योंकि जो सरफराज जो एनर्जी होती है वो ब्लड खुद ही प्रोवाइड कर देता है, एटीपी की जरूरत नहीं होती। देखो मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड सरफराज, ठीक है। ये फिर ब्रेक करती है इनटू एफरेंट आर्टीरियोल। ये देखो ये ब्रेक हो गई इनटू एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, ये है एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, ये है इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक, ये आ गई। ठीक है, ये है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, रीनल वेन बन के किडनी के बाहर। यह है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, रीनल आर्टरी ब्रेक होते हैं इनटू एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल एक कप लाइक स्ट्रक्चर बाउमेंस कैप्सूल में एंटर करते हैं और बनाते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, बनाते हैं ग्लोमेरुलस। जब बाहर आते हैं तो इफरेंट आर्टीरियोल कहलाते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ कॉइल करते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, पीटीसी। ठीक है, और सारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी या इफरेंट आर्टीरियोल रीनल वेन बनकर किडनी के बाहर चली जाती है। मनी बेटा ये एक बार ना केल्विन की उस पर डाल दो, आपके पास जो केल्विन का साइट होगी ना, क्योंकि अटेंडेंस के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, मुझे मनी है ना ज़्यादा पता नहीं है अटेंडेंस के बारे में। आप उसको बेटा केल्विन की साइट पे डाल दो। हो सकता है आज कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था ना कि मैं भी लिंक के थ्रू एंटर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो, आप एक बार डाल दो। वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड सरफराज। अभी मैं वासारेक्टा बताऊंगा सरफराज, जब हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स पे आएंगे ना, और जब हम मेडुलरी नेफ्रॉन पे आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड प्रशांत। ठीक है, तो अब देखो पहला स्टेप शुरू करो, है ना। अब ध्यान से शुरू करो बेटा, पहला स्टेप शुरू करो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप हम शुरू करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में देखो क्या होता है, देख लो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक रीनल आर्टरी किडनी में आती है, ध्यान से सुन लो बेटा, है ना, फोकस कर लो। एक रीनल आर्टरी किडनी में आती है और किडनी में आने के बाद ये रीनल आर्टरी ब्रेक हो जाती है इनटू एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, ये जो एफरेंट आर्टीरियल होते हैं ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बाउमेंस कैप्सूल में एंटर करते हैं और एक गुच्छा बनाते हैं ब्लड वेसल्स का, ग्लोमेरुलस। जब ये बाहर आते हैं तो ये इफरेंट आर्टीरियोल कहलाते हैं।
ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ कॉइल करते हैं और रीनल वेन बन के किडनी के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। ए रीनल आर्टरी एंटर्स किडनी एंड ब्रेक्स इनटू, ठीक है, मल्टीपल एफरेंट आर्टीरियोल। यस, बता रहा हूं रितेश, एफरेंट आर्टीरियोल। These afferent arteriole enters Bowman's capsule, ठीक है, and forms a bundle of blood vessels called glomerulus, ठीक है, glomerulus, and comes out of Bowman's capsule as efferent arteriole, ठीक है, एज इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, कॉइल्स अराउंड ट्यूब्यूल्स एंड लीव्स द किडनी एज रीनल वेन। क्लियर हो गई इतनी बात? ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, जो डायमीटर एफरेंट आर्टीरियोल का वो बड़ा है, एफरेंट का जो डायमीटर है देखो चौड़ा है, इफरेंट का जो डायमीटर है वो छोटा है ना। एफरेंट का डायमीटर अंदर का जो ल्यूमेन है वो बड़ा है, इफरेंट का जो ल्यूमेन है वो छोटा है, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लड एंटर करेगा, ठीक है, और कम ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर आपके कमरे में जो आने वाला दरवाजा है वो बड़ा है और जाने वाला दरवाजा छोटा है, तो ज़्यादा लोग एंटर करेंगे और कम लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? आपके कमरे में लोग भर जाएंगे क्योंकि आ ज़्यादा रहे हैं और कम बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही होता है, एफरेंट का डायमीटर बड़ा है, इफरेंट का डायमीटर छोटा है, तो ज़्यादा ब्लड अंदर आता है, कम ब्लड बाहर आता है, तो ये ब्लड ना ग्लोमेरुलस के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अभी प्रशांत बताऊंगा, प्रशांत अभी बताऊंगा प्रशांत अभी सब बताऊंगा। लुडविग शंट भी आ रहा है, ठीक है। तो सुनो, ठीक है, तो डायमीटर अंदर आने का एफरेंट का डायमीटर बड़ा है, बाहर निकलने का एफरेंट का डायमीटर छोटा है, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है ना, और कम ब्लड बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो लिख लो, ये लिख लो, मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल is more and efferent arteriole is less. efferent का कम होता है, ठीक है। so more blood enters glomerulus, ठीक है, एंड लेस ब्लड गोज आउट, ठीक है। उससे क्या होता है? इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस, इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस, ठीक है। इससे क्या हुआ? ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया।
ठीक है। जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया तो ये ब्लड प्रेशर लगाएगा ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी, है ना। तो अब इसके लिए आपको कोई एटीपी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड खुद एक प्रेशर लगा रहा है और इस प्रेशर की वजह से एक फ्लूइड निकल करके और बाउमेंस कैप्सूल में आ जाता है। ये फ्लूइड नेफ्रिक फिल्ट्रेट है और यही फ्लूइड आगे जा करके यूरिन बन करके किडनी के बाहर जाएगा, ठीक है। यही फ्लूइड आगे जाएगा और यूरिन बन के किडनी के बाहर चला जाएगा। मालपीजियन बॉडी दोनों को मिलकर बनाते हैं सरफराज, बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलकर के मालपीजियन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलकर के सरफराज हम मालपीजियन बॉडी कहते हैं। ठीक है सरफराज, इन दोनों को मिला करके हम मालपीजियन बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जब ये ब्लड इकट्ठा हुआ, ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर लगाएगा ग्लोमेरुलस की दीवारों पे, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर लगाता है ग्लोमेरुलस की दीवारों पे, ठीक है। और जब ये ब्लड प्रेशर लगाता है ग्लोमेरुलस की दीवारों पे तो एक नेफ्रिक फिल्ट्रेट फिल्टर हो जाता है, ठीक है। कितने का प्रेशर लगाता है? 10 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी का, ठीक है। तो दिस इज नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये देखो, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, दिस इज नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है। और यही फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट यूरिन बन जाता है ना, इसी को हम यूरिन कह देते हैं। ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट ही यूरिन बन जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ध्यान से देख लो इसको, इसको ध्यान से देख लो, फिर मैं लिखवा भी देता हूं। प्लीज इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा। दो मिनट ध्यान से देख लो। एफ्रेंट का डायमीटर ज़्यादा, इफ्रेंट का डायमीटर कम, ज़्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस में आएगा, कम ब्लड बाहर निकलेगा, उससे ब्लड ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है? दोबारा बता देता हूँ फरीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने ना 2 मिनट छोड़ के रोक के छोड़ दिया है। दो मिनट आप देख लो, फिर मैं दोबारा सारा समझाऊंगा। चलो अब बताता हूँ मैं आपको, दोबारा सब कुछ बताता हूँ, दोबारा सब कुछ बताता हूँ। ये लिख भी देता हूँ मैं, फरीन मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है। देखो,
ठीक है, दिस ब्लड एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ, जब तक आप सबको समझ में नहीं आएगा छोड़ूंगा नहीं, एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 10 millimeters of mercury on wall of glomerulus. ठीक है, हाँ दोबारा बता रहा हूं, ऑन वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है, ड्यू टू विच ए फ्लूइड इज फिल्टर्ड from glomerulus into Bowman's capsule. Glomerulus है ना, into Bowman's capsule. ठीक है, this fluid is called nephric filtrate. नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है, इस फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, जिस रेट पे फ्लूइड फिल्टर होता है इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन is called GFR. GFR, glomerular filtration rate. It is 125 ml per minute. Very good, Sarfraz. Very good, Sarfraz. 125 ml per minute or 180 liters per day. और 180 liters per day. ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट याद रखना एग्जैक्टली प्लाज्मा की तरह होता है। अभी एक बच्चे ने लिखा था एक्सेप्ट कि इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते। नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट इट डज नॉट हैव प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और यही नेफ्रिक फिल्ट्रेट आगे जाकर के यूरिन बनाएगा। फरहीन दोबारा से देख लो। फरहीन आपने लिखा था एक बार दोबारा पढ़ा दो। देखो फरहीन, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फरहीन अल्ट्राफिल्ट्रेशन। एक रीनल आर्टरी किडनी में आई, किडनी में आने के बाद ये रीनल आर्टरी ब्रेक होती है इनटू एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, ये एफरेंट आर्टीरियोल एक कप लाइक स्ट्रक्चर बाउमेंस कैप्सूल में घुसते हैं और घुसने के बाद एक बंडल बनाते हैं ब्लड वेसल्स का, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, और जब ये बाहर आते हैं तो ये एफरेंट आर्टीरियोल कहलाते हैं। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस का है ना, अब एफरेंट का जो डायमीटर है वो एफरेंट से ज़्यादा है, तो ज़्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर करता है और कम ब्लड बाहर निकलता है, तो ये ब्लड ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और जब ये ब्लड ग्लोमेरुलस में इकट्ठा होगा तो ये ब्लड ग्लोमेरुलस की दीवारों पे एक प्रेशर लगाएगा 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी का। उस प्रेशर की वजह से एक फ्लूइड निकल करके बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, है ना। इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, या रीनल फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। जिस रेट पे फ्लूइड निकलता है उसको हम GFR कहते हैं, जो 125 ml पर मिनट होता है या फिर 180 लीटर्स पर डे होता है। ठीक है, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर ज़्यादातर एक्सक्रीटरी वेस्ट आ गए और यही नेफ्रिक फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में एंटर करेगा और यूरिन बन जाएगा। देख लो सबको क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है कि नहीं है? प्लीज देख लीजिए सब, आप प्लीज आप सब देख लीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फरहीन क्लियर हुआ आपको? मैंने लिख भी दिया है फरहीन पूरा का पूरा।
पूरा प्रोसेस मैंने लिख दिया है, देखिए पूरा प्रोसेस लिख दिया है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो कि किसी चीज़ में अंदर आने की जगह ज़्यादा और कम निकलने की, बाहर निकलने की जगह कम है, तो ज़्यादा लोग घुस जाएंगे अंदर कमरे में, ये कमरे की दीवारों पे प्रेशर लगाएंगे। मेट्रो में अगर आपने ट्रेवल किया हो, उस प्रेशर की वजह से एक फ्लूइड निकल आता है। वो फ्लूइड बिल्कुल प्लाज्मा की तरह है, एक्सेप्ट कि उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं है और उसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट आ गए। अब यही फ्लूइड आगे जाके यूरिन बन जाएगा, ठीक है। फरीन, दो फरीन है क्या? एक फरीन नाज है और एक फरहीन है। दो फरीन है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो बाउमेंस कैप्सूल है ना, ये जो बाउमेंस कैप्सूल है, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल, सुनो, ये जो बाउमेंस कैप्सूल है ना, ये जो बाउमेंस कैप्सूल है, ठीक है, इसके अंदर ना एक खास किस्म का स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। बाउमेंस कैप्सूल में एक खास किस्म का ना स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, उसको हम पोडोसाइट सेल कहते हैं। अभी आपने शुरू में पूछा था ना फिल्ट्रेशन स्लेट्स, ये होती हैं फिल्ट्रेशन स्लेट्स, ठीक है। दीज आर पोडोसाइट सेल्स, ये पोडोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। और ये हैं फिल्ट्रेशन स्लेट्स, ये फिल्ट्रेशन स्लेट्स हैं, ठीक है। और इन फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू होता हुआ, वेरी गुड, है ना, इनर विसरल लेयर, बिल्कुल सही कह रहे हो सरफराज, वेरी गुड सरफराज, ठीक है, वेरी गुड प्रशांत, यस फरहीन, है ना। और इन्हीं पोडोसाइट फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू होता हुआ नेफ्रिक फिल्ट्रेट टिब्यूल्स में एंटर कर जाएगा, ठीक है। इन्हीं फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू नेफ्रिक फिल्ट्रेट टिब्यूल्स में एंटर करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो लिख लेना, द इनर वॉल, विसरल वॉल होती है इनर वॉल, द इनर वॉल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, ये ना स्क्वैमस एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है, हैज स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम called podocyte cell, पोडोसाइट सेल्स, यस, ठीक है, पोडोसाइट सेल्स। पोडो का मतलब फुट लाइक सेल्स, पैर के जैसे होते हैं, और ये ना स्क्वैमस एपिथेलियम की मॉडिफिकेशन होते हैं, याद रखना, ठीक है। नहीं, इनर में होते हैं, हाँ, पैराइटल आउटर होता है, विसरल इनर होता है प्रशांत, लेकिन ये विसरल में होते हैं, इनर लेयर में होते हैं ये, ठीक है। और स्पेस इन बिटवीन, हाँ, यस, स्पेस इन बिटवीन these cells is called filtration slits, है ना, is called filtration slits, ठीक है। through these filtration slits, nephric filtrate enters the tubules, आपको सबको ये क्लियर है? हाँ जी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज क्लियर टू एवरीवन। पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का क्लियर है, पहला स्टेप
यूरिन फॉर्मेशन का सबको क्लियर है? क्लियर, सरफराज ने लिखा क्लियर, श्रवण, अंशिका। क्या हम दूसरे स्टेप पे आ जाएं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पे आ जाएं? ओके, यस विधि, फरीन, हिमांशी, रितेश, गुंजन, प्रशांत, हर्षिता, ठीक है, प्राची, रैनी, सरफराज, तुलसी वर्मा, अंजू थॉमस, ठीक है। वी नाउ मूव ऑन टू सेकेंड स्टेप ना। अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, जोबिया। ठीक है प्रशांत, प्रशांत थैंक यू सो मच। प्रशांत ने लिखा है आप समझाएं और समझना है, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू प्रशांत, आप सब वाकई में बहुत अच्छे बच्चे हो, नो डाउट अबाउट इट। मैंने इतना अच्छा बैच पहले शायद नहीं पढ़ाया, मुझे पढ़ाते हुए करीब 25 साल हो गए, लेकिन इतना अच्छा बैच मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया। टोटल एकदम डेडिकेटेड बच्चे हैं, फोकस्ड। थैंक यू। एक बार ना अटेंडेंस के लिए दिशांक आप गो इस पे केल्विन पर जाकर के लिख दीजिए मैनेजमेंट को, क्योंकि प्रशांत मैं नहीं बता ये दिशांक मैं नहीं बता पाऊंगा कि लिंक कैसे आएगा उसका, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू कि लिंक कैसे आएगा, ठीक है। तो आप केल्विन को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हम शुरू करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं विच इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ये जो देखो, ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना, ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना, उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ना एक्सक्रीटरी वेस्ट तो आई आई, उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में कुछ यूजफुल चीजें भी आ गई। सॉरी सॉरी सॉरी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हो गया, सॉरी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, गलत हो गया है ना। दूसरा स्टेप होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप, अच्छा श्रवण ने कुछ लिखा है, ब्यूटी कुमारी ने, सर बोले थे ना कि अटेंडेंस नहीं बनता है तो कोई इश्यू नहीं, मैसेज कर दो बस, हो गया, ओके, ठीक है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना ना इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर ना कुछ यूजफुल चीज़ें आ गई, जैसे ग्लूकोज आ गया, सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आ गया। बॉडी नहीं चाहती कि यूजफुल चीज़ें बाहर निकले, तो जब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में घूम रहा है, ठीक है, तो साथ साथ ब्लड वेसल भी चल रही है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नेफ्रिक फिल्ट्रेट से निकल करके ब्लड में वापस आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ये पीसीटी, ठीक है, वेरी गुड श्रवण, वेरी गुड सरफराज, ठीक है। साथ साथ देखो ये ब्लड वेसल चल रही है, ये ब्लड वेसल चल रही है साथ में, ये ब्लड वेसल है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, ठीक है, ये इसके अंदर नेफ्रिक फिल्ट्रेट था, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना नेफ्रिक फिल्ट्रेट से निकल करके और ब्लड वेसल में वापस आ जाती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये देखो ये रीअब्जॉर्ब हो रही हैं जगह जगह पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है, वापस ब्लड वेसल में चली जाती हैं।
इसको हम नाम देते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यस, 99 फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 99% फिल्ट्रेट। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन लिख लेना। नेफ्रिक फिल्ट्रेट कंटेन्स, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है, हैज मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस, लाइक, ठीक है, इसमें ना बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस आ गए, जैसे ग्लूकोज, सोडियम, कैल्शियम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये यूजफुल चीज़ें आ गई नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। बॉडी नहीं चाहती, वेरी गुड प्रशांत, ठीक है, बॉडी डज नॉट वांट टू लूज दीज सब्सटेंसेस विद यूरिन ना, बॉडी डज नॉट वांट टू लूज these substances with urine, क्योंकि ये चीज़ें अगर नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ गई फिर तो, हाँ सरफराज सही कह रहे हो, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, अभी बताता हूँ। बॉडी डज नॉट वांट टू लूज दीज सब्सटेंसेज विद यूरिन, therefore these substances are very good। नहीं प्रवीण, टॉक्सिक नहीं है, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, सल्फेट्स एंड क्रिएटिनिन, हाँ सल्फेट्स एंड क्रिएटिनिन रीअब्जॉर्ब नहीं होता, जिसके लिए प्रवीण ने लिखा दीज आर टॉक्सिक। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। सरफराज ने लिखा था सल्फेट्स एंड क्रिएटिनिन आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड, ठीक है, प्रवीण ने उसके लिए लिखा है बिकॉज दे आर टॉक्सिक, सही लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो बॉडी डज नॉट वांट टू लूज दीज सब्सटेंसेज, लूज दीज यूजफुल सब्सटेंसेज, है ना, यूजफुल सब्सटेंसेज विद यूरिन, देयरफॉर दीज सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब्ड from the nephric filtrate, ठीक है, as nephric filtrate moves in the urine, as nephric filtrate moves in tubules, है ना, as nephric filtrate moves in the tubules, as nephric filtrate moves in the tubules, as nephric filtrate moves in tubules, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे रीअब्जॉर्ब होती है, ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे रीअब्जॉर्ब होती है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। सबसे पहले यूरिन कहां पे पहुंचता है, पीसीटी में, ठीक है, सबसे पहले पहुंचता है पीसीटी में। तो सबसे पहले याद रखना, इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंप्लीट ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड। मैनास बोलो, मैनास क्या एक्सप्लेन करना है, बोलो कौन सा प्रोसेस मैनास, दोबारा बता देता हूं मैं। देखो मैनास, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनाना, उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आ गई, है ना, उसके अंदर, हाँ मैं कर रहा हूँ मैनास। देखो, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना, ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट तो आपको पता है कैसे बन गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन गया। लेकिन इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर ना वेस्ट तो है ही, एक्सक्रीटरी वेस्ट तो आ ही गए, यूरिया वगैरह सब आ गए, लेकिन इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर कुछ यूजफुल चीज़ें भी आ गई।
हाँ, पार्स कॉन्वोल्यूटा पीसीटी। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, जैसे इसके अंदर ना मैनाज ग्लूकोज आ गया, सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, बॉडी नहीं चाहती कि ये यूजफुल चीजें यूरिन के साथ बाहर निकल जाएं, क्योंकि नेफ्रिक फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में घूम रहा है। ठीक है, अब जब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में घूम रहा है तो यही यूरिन बन के बाहर निकलेगा। वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड, एक्सीलेंट सरफराज, एक्सीलेंट सरफराज, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैनाज वो नहीं, बॉडी नहीं चाहती कि बाहर निकले। तो जब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट ना मूव कर रहा है ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, आप देखो ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल में मूव कर रहा है ना, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट देखो ट्यूब्यूल्स में घूम रहा है। ठीक है, और यूरिन बन के बाहर जाने की तैयारी में है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बॉडी वापस खींच लेती है, उसको हम नाम देते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलेक्टिव चीज़ें ही वापस खींचती है जो इंपॉर्टेंट है। और रीअब्जॉर्प्शन वर्ड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन वर्ड हम एक बार डाइजेशन में कर चुके थे, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे डाइजेशन में। ठीक है, तो इसलिए ये जो होता है ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। समझ में आ गया मैनाज? ओके, अच्छा अब पीसीटी में देखो, कंप्लीट ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अमीनो एसिड्स रीअब्जॉर्ब्ड। ठीक है, 75% वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड। ये हम पीसीटी की बात कर रहे हैं, पीसीटी में। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम इज रीअब्जॉर्ब्ड। ये पीसीटी की बातें चल रही हैं, है ना। और सरफराज ने बिल्कुल सही लिखा है, सरफराज की पोस्ट एक बार देख लो आप, वही मैं लिखने वाला था, सरफराज ने लिख के भेज दिया। सोडियम एंड पोटेशियम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बिल्कुल आप रट लेना। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, प्राइमरी, वेरी गुड प्रशांत। ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अमीनो एसिड्स सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्लोराइड बाय डिफ्यूजन, क्लोराइड बाय डिफ्यूजन एंड वाटर बाय ऑस्मोसिस। वाटर आपको पता है ऑस्मोसिस से जाएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस। अच्छा याद रखना, पीसीटी के अंदर ना एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम होता है। पीसीटी हैज स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम ठीक है, विच फॉर्म्स ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई to increase surface area of PCT. ठीक है, which forms brush border or microvilli to increase surface area. क्या आप लिख लो, for better reabsorption. हाँ, फिल्ट्रेट के अंदर, फिल्ट्रेट जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है सरफराज, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम का लेवल सरफराज
एग्जैक्टली वही होता है सोडियम क्लोराइड का लेवल जो प्लाज्मा के अंदर होता है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव होता है जब एनर्जी के साथ हो, सेकेंडरी एक्टिव में एनर्जी के साथ कोई कैरियर भी जुड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, जो NaCl का लेवल होता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर वो एग्जैक्टली वही होता है सरफराज जो प्लाज्मा में होता है, इसलिए उसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। ठीक है, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, NaCl वही होता है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपको मैं दोबारा समझाता हूं, एक एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिना समझे हुए अगर हम आगे बढ़ गए, किसी भी बच्चे की समझ में नहीं आई तो फिर वो बेकार हो गया। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आप सब सुन लो कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट ही यूरिन बन के किडनी के बाहर जाएगा और अब हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालेगा। तो उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में एक्सक्रीटरी वेस्ट आ जाते हैं, यूरिया आ गया, बाकी के एक्सक्रीटरी वेस्ट आ गए, लेकिन उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर कुछ यूजफुल चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे ग्लूकोज, सोडियम, कैल्शियम, वाटर, अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब ये यूजफुल चीज़ें भी बॉडी से बाहर निकल जाएंगी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, बॉडी नहीं चाहती कि यूजफुल चीज़ें बॉडी के बाहर निकलें, इसलिए बॉडी इन यूजफुल चीज़ों को वापस खींचती है, यूरिन में से वापस ब्लड में ले लेती है, ब्लड से निकलते हैं और जब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट मूव करता है साथ साथ ब्लड वेसल भी चल रही हैं, तो ये यूजफुल चीज़ें नेफ्रिक फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में आ जाती हैं। ठीक है, इसे हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। सेलेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यूजफुल चीज़ों को ही खींचते हैं, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही खींचते हैं। रीअब्जॉर्प्शन वर्ड हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन वर्ड हम एक बार एलिमेंट्री कैनाल में यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो पीसीटी में आते हैं। सबसे पहले पीसीटी के अंदर कंप्लीट ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अमीनो एसिड्स रीअब्जॉर्ब्ड, 75% वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ Na+ इज रीअब्जॉर्ब्ड। क्लियर हो गया। सोडियम एंड पोटेशियम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब देखो याद रखना कंप्लीट ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होती है। अगर ग्लूकोज पीसीटी में रीअब्जॉर्ब नहीं हुई तो फिर कहीं नहीं होगी। अगर ग्लूकोज पीसीटी में रीअब्जॉर्ब नहीं हुई तो फिर कहीं नहीं होगी, ये याद रखना, क्योंकि ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, आप देखो ना ग्लूकोज जो होती है वो सेकेंडरी और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। ठीक है, सेकेंडरी किसी की मदद से, ठीक है, किसी के साथ, और एनर्जी भी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन पीसीटी में ही मिलता है, ये कॉम्बिनेशन दीपांशु और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज पीसीटी में रीअब्जॉर्ब नहीं हुई, अगर ग्लूकोज पीसीटी में रीअब्जॉर्ब नहीं हुई तो फिर कहीं नहीं होगी, फिर वो यूरिन में आ जाएगी और उस आदमी के यूरिन में फिर ग्लूकोज आनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 100% ग्लूकोज पीसीटी से ही वापस बॉडी में या ब्लड में चली जाती है। ठीक है, अगर नहीं गई, यहां से कुछ पार्ट छूट गया रीअब्जॉर्प्शन से, अब आगे इसको रीअब्जॉर्प्शन का कहीं पे कोई मौका नहीं है, फिर ये यूरिन में ही निकलेगी। ग्लाइकोसूरिया, बिल्कुल से कह रहे हो फरहीन, वेरी गुड फरहीन, वेरी गुड प्रशांत। मतलब उसको तो डायबिटीज है, ग्लूकोसूरिया है उसको, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ यहीं पे साथ साथ में, एक और बात बता दो यहीं पे, टेल मी वन मोर थिंग। ठीक है, एक और चीज बता दो, चलो अगली स्लाइड पे ले लेता हूं, या ये डायग्राम में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ना व्हाट, क्वेश्चन देखो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेवल of glucose in blood so that
it can be completely reabsorbed. From nephric filtrate. ये ऑस्मो रेगुलेशन अगली बार बता दूंगा. क्वेश्चन देखा आपने? What should be the minimum level of glucose in blood so that it can be completely reabsorbed from nephric filtrate? भाई अगर किसी आदमी को डायबिटीज है, आप सुन रहे हो सब, है ना, फ्यूचर डॉक्टर्स, आगे जाकर के आप डायबिटीज भी क्योर करोगे. अगर किसी आदमी को डायबिटीज है, ठीक है, और उस आदमी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई है. नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल कितना होता है? नॉर्मल लेवल हमने पढ़ा था, नॉर्मल होता है 80 से लेके 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. ये नॉर्मल लेवल है, ये नॉर्मल लेवल है ग्लूकोज का. मान लो किसी आदमी को डायबिटीज है, श्रवण, है ना, और उसका लेवल ग्लूकोज का बढ़ना शुरू हो गया ब्लड के अंदर. किस लेवल तक ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा कि उस लेवल तक सारा ग्लूकोज वापस आ जाए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से, और उसके बाद का जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आ जाए. ये लेवल होता है 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. ठीक है, लेवल क्या होता है? 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड. ये कहलाता है रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज. अगर ब्लड के अंदर 180 मिलीग्राम तक भी ग्लूकोज हो गई, 120 से बढ़ते बढ़ते 180 मिलीग्राम भी ग्लूकोज हो गई. हाँ अंशिका बता रहा हूं, फिर से बताता हूं. अगर देखो नॉर्मल लेवल कितना है, 80 से लेके 120 मिलीग्राम, ये नॉर्मल लेवल है. ठीक है अंशिका, शिवानी, अगर किसी को डायबिटीज है, ठीक है, और डायबिटीज होने से उसकी यूरिन में, उसकी ब्लड में 180 मिलीग्राम हो गया लेवल, ठीक है, 180 मिलीग्राम तक भी जितना ग्लूकोज अगर ब्लड में ज़्यादा है तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में भी ज़्यादा आएगा. भाई नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहाँ से बन रहा है? ब्लड से बन रहा है. ब्लड में जो ग्लूकोज है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में भी आएगा. ठीक है ना. अगर यस महनाज, वेरी गुड. ठीक है, उससे मान लो उस आदमी को हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, मान लो उस आदमी को डायबिटीज़ है और उस आदमी का ग्लूकोज 120 से बढ़ के 180 मिलीग्राम हो गया, तो अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ज़्यादा ग्लूकोज आएगा. ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज आएगा. पहले बताओ, अगर किसी के ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, बताओ आप लोग, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में भी ज़्यादा ग्लूकोज आएगा कि नहीं आएगा? महनाज आपने सही लिखा था, आपने रिट्रैक्ट क्यों कर लिया? ज़्यादा आएगा ना प्रशांत, हिमांशी, निखिल. ठीक है, जब ज़्यादा ग्लूकोज आएगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट में तो ज़्यादा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा. ठीक है ना, ज़्यादा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट से, पर रीअब्जॉर्प्शन की भी तो एक लिमिट है भाई. कितना रीअब्जॉर्ब करेगा उसकी भी तो एक लिमिट है. सरफेस एरिया कितना है, कितनी ब्लड वेसल है ना, कितना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कितनी एनर्जी लग रही है, ग्लूकोज को वापस खींच रहा है वो बॉडी. हाँ बिल्कुल गुंजन, ठीक है, ग्लूकोज को जो वापस खींच रही है बॉडी नेफ्रिक फिल्ट्रेट से पीसीटी में, उसको वापस खींचने की भी तो कोई लिमिट है. ऐसा थोड़ी इतनी सारी ग्लूकोज आ जाएगी तो वापस खींच लेगा. भाई इतनी ग्लूकोज वापस खींच रहा है, इतनी सारी डाल दो तो वापस थोड़ी खींच लेगा. ठीक है ना. आप कहीं से कोई चीज़ ला रहे हो, है ना, आप, है ना, आप जो है खाना खा रहे हो, 3 रोटी खा रहे हो, 4 खा रहे हो, तो उसकी भी तो कोई लिमिट होती है. हर चीज़ की कोई लिमिट होती है ना. आप 50 रोटी थोड़ी खा जाओगे, 100 रोटी थोड़ी खा जाओगे, है ना. आप 10 किलो वजन उठा सकते हो, आप 1000 किलो वजन थोड़ी उठा लोगे. हर चीज़ की एक लिमिट होती है. ठीक है, तो वापस खींचने की भी एक लिमिट है. ठीक, वो लिमिट सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही है, वो लिमिट वहाँ पे जो एनर्जी आपको अवेलेबल है उस पर डिपेंड कर रही है. ठीक है,
और वो लिमिट कितनी है? वो लिमिट है कि जब ब्लड के अंदर 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ग्लूकोज, हाँ वो तो मिनिमम है, वो तो ब्लड के अंदर है, ठीक है, और उसका लेवल बढ़ते बढ़ते प्रशांत 180 पहुंच गया। 180 मिलीग्राम अगर किसी के ब्लड में ग्लूकोज है तो ज़्यादा ग्लूकोज नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आएगी। उस लेवल तक भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट केपेबल होता है कि वो उस ग्लूकोज को वापस खींच लेता है। लेकिन अगर लेवल बढ़ करके 181 हो गया ऑनवर्ड्स, तो अब ये 180 के बाद जो ग्लूकोज आ रही है उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट से वापस नहीं खींच पाती बॉडी, और वो ग्लूकोज फिर यूरिन में आ जाती है, ग्लूकोसूरिया या ग्लाइकोसूरिया। तो 180 मिलीग्राम 120 मिलीग्राम मिनिमम लेवल नहीं होता, 120 मिलीग्राम तो मैक्सिमम लेवल होता है, जो नॉर्मल लेवल है। नॉर्मल का मैक्सिमम लेवल 120 मिलीग्राम है। 180 मिलीग्राम अगर किसी आदमी की बॉडी में ग्लूकोज है तो इस लेवल तक भी जो ग्लूकोज नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ रही है उसको बॉडी वापस खींच सकती है। लेकिन अगर किसी के ब्लड में 180 मिलीग्राम से ज़्यादा हो गया, 185 हो गया, 190 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, तो जो ग्लूकोज आ रही है 180 के बाद की उसको बॉडी वापस नहीं खींच सकती और फिर वो ग्लूकोज यूरिन में आ जाती है। बिल्कुल शशांक, सही कह रहे हो शशांक, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, यस मैक्सिमम, सही लिख रहे हो। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। इट इज द, बिल्कुल सही कह रहे हो सदफ, इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड विच कैन बी कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद अगर आ गया तो फिर वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। क्लियर है? What should be the maximum level of glucose in blood so that it can be completely reabsorbed from nephric filtrate, और वो लेवल कितना होता है? 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद का जो ग्लूकोज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी आदमी की यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, अगर किसी आदमी के यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो 180 तो है ही उसके ब्लड के अंदर, 180 से ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो इन पीसीटी कंप्लीट ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, अब आ जाओ इन डिसेंडिंग लिम्ब। अच्छा, पीसीटी में कंप्लीट ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब हो गया था और सोडियम हो गया, वाटर हो गया। यस यस, इनडायरेक्टली 180 मिलीग्राम इज मिनिमम फॉर डायबिटीज। नहीं प्रशांत, नहीं प्रशांत, 180 मिलीग्राम मिनिमम नहीं है डायबिटीज के लिए। 180 मिलीग्राम है वो जिसके बाद यूरिन में ग्लूकोज आ जाएगा। डायबिटीज तो है ही उसको, डायबिटीज तो है ही उसको। आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो, चलो मान लेते हैं डायबिटीज तो है ही उसको। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर प्रशांत यूरिन में ग्लूकोज आ गया तो इसका मतलब 180 तो है ही उसको, और 180 है तो डायबिटीज है। इसका मतलब यूरिन में ग्लूकोज आने का मतलब होता है कि उस आदमी को डायबिटीज है। हाँ बताता हूं सरफराज, बताता हूं। क्लियर है? अब आगे देखो, इन डिसेंडिंग लिम्ब, in descending limb only water is reabsorbed। अब देखो, अगर आइसोटोनिक यूरिन में से, सुनो, अगर आइसोटोनिक यूरिन में से पानी को वापस खींच लिया तो यूरिन क्या बन गया? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हो गया सरफराज। अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट नाउ बिकम्स हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा। नाउ बिकम्स हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा।
क्लियर हो गया? हाँ प्रशांत आ रहा हूं मैं। डिसेंडिंग लिम्ब में सिर्फ पानी को रीअब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है। अगर पानी को रीअब्जॉर्ब किया गया तो यूरिन हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब में ओनली NaCl इज रीअब्जॉर्ब्ड। ये बस याद रखना कौन कहां पे क्या हो रहा है। DCT में ADH रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पैराथ्रोमोन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। हाँ बिल्कुल सरफराज, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है सिर्फ पानी के लिए परमिएबल होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो सिर्फ NaCl के लिए ही परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है। बिल्कुल सही करो। असेंडिंग लिम्ब ओनली NaCl इज रीअब्जॉर्ब, ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है, इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। और डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू NaCl। बिल्कुल सही कह रहे हो, इम्परमिएबल टू NaCl। ADH बिल्कुल सही कह रहे हो। एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, जो पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इट विल रीअब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, इन डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर, टू NaCl, ओनली वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब impermeable to water, only NaCl is reabsorbed. Parathromone, THROMONE, ADH reabsorption of water, aldosterone reabsorption of Na, पैराथ्रोमोन अंजू बोलो। सिक्रीशन ऑफ ADH जो आता है सरफराज, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, इट इज हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अंजू देखो, डिसेंडिंग लिम्ब में, जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाता है अंजू, असेंडिंग लिम्ब में NaCl को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और DCT में 3 हार्मोन्स होते हैं। ये 3 हार्मोन्स काम करते हैं, 3 हार्मोन्स हैं। उनमें से पहला हार्मोन अंजू ADH होता है जो पानी को रीअब्जॉर्ब करता है, दूसरा हार्मोन अंजू एल्डोस्टेरॉन होता है जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, और तीसरा हार्मोन अंजू पैराथ्रोमोन होता है जो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है। क्लियर हो गया? फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन फिर हम खत्म करते हैं आज का। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट्स लाइक H+ and K+, ठीक है, वर नॉट एडेड, और भी कुछ चीज़ें होती हैं अगली क्लास में बताऊंगा, वर नॉट एडेड टू नेफ्रिक फिल्ट्रेट। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो सिक्रीट होती हैं, अभी बताऊंगा मैं आगे अगली क्लास में, लेकिन मेन ये 2 याद रखना, वर नॉट एडेड टू नेफ्रिक फिल्ट्रेट एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस। These are added to the nephric filtrate at as nephric filtrate passes in the urine. As nephric filtrate passes in urine. ठीक है, और भी चीज़ें क्या क्या सिक्रीट होती हैं ये मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा क्लास में। ठीक है, तो आज हमने ब्रॉडली ये डिस्कस किया कि यूरिन फॉर्मेशन होती कैसे है, नेफ्रॉन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है।
ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जहाँ 10 का प्रेशर से एक फ्लूइड निकल करके ग्लोमेरुलस से बाउमेंस कैप्सूल में आ जाता है। ठीक है, इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल चीज़ें भी आ जाती हैं और हार्मफुल चीज़ें, एक्सक्रीटरी चीज़ें भी आ जाती हैं। दूसरा स्टेप होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है, हाँ शिवानी, जब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट पूरी बॉडी में घूम रहा है तो यूजफुल चीज़ें वापस खींच लेते हैं। और एक होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट H+ और K+ और कुछ और होते हैं, अभी मैं बताऊंगा उनको, कुछ और को मैंने क्यों रोका अभी बताऊंगा। ठीक है, वो ग्लोमेरुलस के लेवल पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट में नहीं हो पाते, वो बाद में उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। हाँ बोले एक क्वेश्चन शिवानी। मिक्चुरेशन सरफराज पार्शियल रिफ्लेक्स होता है, क्योंकि ना कई बार ये अपने आप भी हो जाता है, हम करते नहीं है इसको। वॉलंटरी भी होता है सरफराज, ये इनवॉलंटरी भी होता है, इसलिए इसको पार्शियल रिफ्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, इट इज बोथ वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी। किसका शिवानी? हाई लेवल्स पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के बाद शिवानी हमारी किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इरिथ्रोपोइटिन। ये इरिथ्रोपोइटिन, शिवानी का क्वेश्चन है हाई ऑल्टीट्यूड पे आरबीसी कैसे बढ़ते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है शिवानी, ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया जो होता है ऑक्सीजन की कमी, वो स्टिमुलस होती है फॉर द रिलीज ऑफ हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन फ्रॉम रेनिन, और जैसे इरिथ्रोपोइटिन रिलीज हुआ आरबीसी का काउंट बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, हाइपोक्सिया की वजह से। चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।